नमस्कार मित्रों, आप सभी का पाई द एजुकेशन हब में स्वागत है। आज हम एक और पॉलिटी के टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। संवैधानिक संशोधन जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको ध्यान में रखकर उसके जो भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो क्वेश्चन में आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो तब से लेकर आज तक हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितने आर्टिकल, पार्ट्स, शेड्यूल और फंडामेंटल राइट थे। तो आप इसको ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बना तो 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल एंड 7 फंडामेंटल राइट थे। 7 फंडामेंटल राइट थे। और यदि हम 2020 की बात करें तो ये हो गया है 448 आर्टिकल, 25 हो गए पार्ट्स, 12 हो गए हैं शेड्यूल एंड फंडामेंटल राइट हो गए हैं ये 6। ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गए हैं 6। तो ये हमारे करंट में हो गए हैं। तो आप ये देखिए कि 395 आर्टिकल से 448 आर्टिकल हो गए, 22 पार्ट्स से 25 पार्ट्स हो गए, 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल हो गए। तो इसमें आप शेड्यूल में आप देखिए 8 शेड्यूल से 12 शेड्यूल बनाए गए। तो इसी अमेंडमेंट में वो 11वें और 12वें इम्पॉर्टेंट जो शेड्यूल हैं वो आ जाएंगे। फंडामेंटल राइट 7th द स्टार्टिंग में, और आज हो गया है 6 फंडामेंटल राइट। जैसा कि आप जानते हैं एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला राइट था, उसको हटा दिया गया था। तो वो भी आप इस अमेंडमेंट में पढ़ेंगे। तो आइए हम अपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अमेंडमेंट जो है 1951 में हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट। और इसी अमेंडमेंट से 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। 9वें शेड्यूल को था उसको जोड़ा गया था, 9वें शेड्यूल को जोड़ा गया था। और इसमें इसी अमेंडमेंट में सरकार ने जमींदारी प्रथा को ख़त्म कर दिया था। और सरकार ने ये ऐसा प्रावधान डाला 9th शेड्यूल में कि वो किसी भी ज़मीन को का अधिग्रहण करने के लिए आज़ादी प्राप्त कर सकती है। उसमें कोई किसी तरह का कोर्ट का दखल नहीं होगा। तो ये 9th शेड्यूल में जैसा कि वो ऐड किया गया। तो ये फर्स्ट था। हमेशा पूछता है कि 9th शेड्यूल को किस सन में लाया गया था, या फिर पहला अमेंडमेंट कौन सा था। तो पहला अमेंडमेंट था 1951। पहला अमेंडमेंट क्या था 1951, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला अमेंडमेंट 1951 कौन सा शेड्यूल उसमें ऐड हुआ। 9th शेड्यूल ऐड हुआ है। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने सेकंड पर। तो हमारा सेकंड पॉइंट है हमारा इम्पॉर्टेंट है 1971 में। ये 1971 में 25th अमेंडमेंट हुआ। 1971 में 25th अमेंडमेंट हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट जो है, जैसे मैंने बताया था अभी, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया, उसको हटा दिया गया था। क्योंकि क्या है कि राइट टू प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट को यदि कोई ज़मीन अधिग्रहण करना था तो उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही थी
यदि जिस ज़मीन को वो चाहते थे, जिस पर्सन का था, वो कोर्ट में उसको राइट टू प्रॉपर्टी के द्वारा क्लेम करते था। और यदि सरकार को कोई प्रोजेक्ट बनानी होती थी तो उसमें दिक्कत होती थी, तो इसीलिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब आते हैं थर्ड अमेंडमेंट पर। थर्ड इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो कि हुआ 1975 में, और ये है 36th अमेंडमेंट। 1975 में 36th अमेंडमेंट हुआ। सबसे पहला हुआ 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट। उसके बाद जो कि इम्पोर्टेंट है 1971 में 25th अमेंडमेंट। 1971 में 25th अमेंडमेंट। थर्ड हुआ 1975 में 36th अमेंडमेंट। तो ये 36th अमेंडमेंट था। इसमें सिक्किम को जो था उसको फुल फ्लेड्ज मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। तो ये हमेशा पूछता है कि सिक्किम को किस अमेंडमेंट के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया। तो इसको कहेंगे 36th अमेंडमेंट। तो 3 ये इम्पोर्टेंट थे। अब आते हैं 42nd पर, जो कि हुआ 1976। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1976 में हुआ 42nd अमेंडमेंट। 1975 में 36 हुआ और 1976 में 42nd अमेंडमेंट। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट कोई नहीं है। 42nd अमेंडमेंट जैसा कि हम जानते हैं, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, छोटा संविधान, क्योंकि इसमें बहुत से ज़्यादा बदलाव और बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे आर्टिकल को ऐड किया गया, ऐसे कानून को लाया गया जो कि इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इसी 1976 से 77 के बीच में ही एमरजेंसी लागू हुआ था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इन्होंने 1976 में क्या क्या पार्लियामेंट के द्वारा ऐड किया। तो आप ये जानिए 42nd में क्या क्या हुआ। पहले तो इन्होंने वर्ड जो है सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म को, सोशलिस्ट सेक्युलरिज्म एंड इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया 42nd अमेंडमेंट के तहत। 42nd अमेंडमेंट के तहत इन्होंने 3 वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में ऐड कर दिया। इसके बाद इन्होंने उसी पार्लियामेंट के तहत इन्होंने सारी पावर को सेंटर को ट्रांसफ़र कर दी। इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं रह गया। इसमें इन्होंने इस 42nd में इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाया। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है मूलभूत जो मौलिक कर्तव्य होगा उसके लागू किया। अब 42nd में ही इन्होंने जो है कई सारे जो सब्जेक्ट आते हैं जो कि सेंटर में होते हैं, उन्होंने कॉन्करेंट में डाल दिया, जैसे कि फॉरेस्ट को, एजुकेशन को, इन्वायरमेंट को और पॉपुलेशन को। ये सब वर्ड इन्होंने इसमें ऐड किया। तो ये 42nd में इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल रिव्यू को भी हटा दिया, कोई और एमरजेंसी लगा दिया। इस एमरजेंसी में इन्होंने फंडामेंटल राइट को भी हटा दिया। तो इसीलिए 42nd बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा बदलाव किए गए। अब आते हैं 44th। जो 44th था वो हुआ 1978 में। ये था, इसको 1978 में लाया गया, तब तक इमरजेंसी हट गई थी। और 44 जो है 42nd में जितने भी जो भी उसमें चेंज किए गए थे संविधान में, उसको इन्होंने समाप्त किया। क्या क्या नहीं समाप्त किया, जैसे वर्ड सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी एंड सेक्युलरिज्म को इन्होंने कुछ नहीं छेड़छाड़ किया। इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या किया कि जो भी 42nd में चेंज हुए उनको हटाया। और 44th में सभी जुडिशियल रिव्यू को फिर से मतलब 1976 के पहले से की तरह कर दिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबको पावर दिया। ऐसा प्रावधान बनाया कि एमरजेंसी फ्यूचर में यदि आए
तो उसमें गवर्नमेंट पूरा अपना पावर का यूज़ ना कर सके। तो इन्होंने ऐसा प्रावधान बनाया कि अब से कभी यदि इमरजेंसी होगी तो उसमें ऐसा इमरजेंसी लग रहा है कि हाँ देश पर कोई दिक्कत आ गई एक्सटर्नल, तब उसके लिए तो 368 को बनाया ही गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसमें आप संविधान में संशोधन करके बना सकते हैं। पर 44th में इन्होंने बनाया कि हम जनता से मत लेकर ही कोई भी इमरजेंसी को लागू करेंगे। तो ये आप जैसा कि 44th अमेंडमेंट में देखेंगे, इन्होंने 44th अमेंडमेंट में क्या किया था कि एक जो इम्पोर्टेंट है कि राइट टू प्रॉपर्टी को, जो इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को इन्होंने क्या बनाया था अंडर 300A, अंडर 300 के ए के अंतर्गत इन्होंने इसको, आपका फंडामेंटल राइट तो पहले से ही समाप्त हो चुका था, पर आप इसको अपना एक कानूनी हक बना सकते थे कि हाँ हम अपने प्रॉपर्टी को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके मांग कर सकते हैं। तो ये पूछता है कि राइट टू प्रॉपर्टी को जो कानूनी हक मिला, फंडामेंटल राइट नहीं, जो कानूनी हक मिला वो किस आर्टिकल के अंडर मिला, 300A के आर्टिकल के अंतर्गत। तो 42nd और 44th आपने देखा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं हम आगे। तो 1989 में 1989 में एक और अमेंडमेंट आया जिसको 61st अमेंडमेंट कहा जाता है। इसमें क्या हुआ, हमारी जो वोटिंग की एज है उसको घटा के 21 से 18 कर दी गई, 21 से 18 हमारी वोटिंग एज को कर दिया गया। तो ये 61st अमेंडमेंट है, 61वां, जो कि 1989 में आया। फिर आते हैं हम आगे 1991, ये 69th अमेंडमेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आया है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें दिल्ली को नेशनल कैपिटल जो है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया, नेशनल कैपिटल का दर्जा दिया गया, जो दिल्ली को है नेशनल कैपिटल का। तो आप इसको याद रखेंगे। अब आया 1992 में 71st अमेंडमेंट। तो 1992 में 71st अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया कि 3 नए लैंग्वेज को ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली को। आप जैसे जानते हैं 8th शेड्यूल है, उसमें लैंग्वेज होता है, तो लैंग्वेज ऐड किया गया। तब तक इन 3 लैंग्वेज को ऐड करने के बाद हमारी 18 जो लैंग्वेज हैं उनको जाना गया। 18 हम लैंग्वेज संविधान में ऐड हैं जिनको ऐड किया गया। आते हैं हमारे नेक्स्ट अमेंडमेंट पर। तो 73rd एंड 74th, ये आप याद रखिए हमेशा, ये तो हमेशा हर एग्ज़ाम में, और आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि 73rd 1992 और 74th 1992 में लागू किया गया। इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें गांव स्तर पर और लोकल बॉडी स्तर पर भी चुनाव होगा और लोग अपने ग्राम प्रधान को चुन सकेंगे, अपने सभासद, अपने नगर पालिका या फिर मेयर को वो चुन सकेंगे। तो 1973 में क्या हुआ, पंचायती राज उसके 73rd अमेंडमेंट है। और 74th में यह है अर्बन लोकल बॉडीज़। जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, जो जिसमें म्यूनसिपैलिटी भी वर्ड बोलते हैं, वो 74th अमेंडमेंट है। तो ये आप जानिए। और ये 73rd जो है,
वो कौन से शेड्यूल में ऐड हुआ, 11th शेड्यूल, और 74th जो है वो 12th शेड्यूल में ऐड हुआ। 73rd पंचायती राज वाला जो है ये हुआ 11th शेड्यूल में, एंड 12th शेड्यूल में आपका अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज का, या फिर जो भी अब 12th शेड्यूल में ऐड हो गया। तो ये 73rd और 74th में 3 क्वेश्चन बनते हैं कि पंचायती राज जो है वो किस सन में हुआ, 1992 में आया। 74th क्या है, 74th हमारा किस शेड्यूल में ऐड हुआ, हमें पता है 24th 12th शेड्यूल में ऐड हुआ, और 73rd 11th शेड्यूल में ऐड हुआ। तो अभी तक 42nd 44th 73 और 74 ये हमेशा पूछा गया है, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। ये तो मतलब हर एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं कि 73rd में वो कौन से शेड्यूल में ऐड हुआ, 11th में, 74th 12th में, 42nd क्या है अमेंडमेंट, 44th क्या है, किस सन में हुआ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42nd को, वर्ड में सेकुलरिज्म कब ऐड हुआ। तो ये सब इम्पोर्टेंट है। आते हैं हमारे नेक्स्ट 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट जो है 2002 में लागू हुआ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 2002 में लागू हुआ था। 2002 में लागू हुआ, ये क्या था, इसके अंदर 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए उनको एक कानून हक दिया गया कि हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। इसके तहत एक नया फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़, जब हमारा 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें 10 ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे। 11वां जो है ये है 86। इसी के अंतर्गत हमारा अंडर आर्टिकल 51A ऐड हुआ है। 51A जो है आर्टिकल यदि पूछता है कि 86 अमेंडमेंट कौन सा आर्टिकल, 51A पार्ट पूछेगा तो पार्ट है आपका ये 4th A, पार्ट है 4th A। तो 86 अमेंडमेंट क्या था, ये बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना था, और ये फंडामेंटल ड्यूटी बना 11th की, ये कर्तव्य है, सभी को करना होगा। और आर्टिकल 51A फिर पार्ट 4th A। तो ये आप इतना 86 अमेंडमेंट कब हुआ, 2002 में। तो इतना आप देख रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है 86 अमेंडमेंट। तो 86 अमेंडमेंट जो है बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है, और ये इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड हुआ। इसके द्वारा बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड किया गया 2002 में। इससे हमारे देश में जो भी गांव के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जिनको पढ़ाई लिखाई में दिक्कत होती थी, उसको सरकार ने स्कूल के माध्यम से कि हर बच्चा पढ़े, तो ये कानून बनाया। ठीक है, अब आते हैं हमारे 92nd अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ। ये क्या था, 92nd अमेंडमेंट 2003 में हमारे 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। 4 लैंग्वेज कौन कौन से थे, एक तो है बोडो, एक है डोंगरी, एक है मैथिली, एक है सैंथली। तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथली को ऐड किया गया। 4 भाषा को ऐड किया गया, जिससे हमारी जो है हमारे देश में
18 से 22 लैंग्वेज हैं हमारी संविधान में ऐड हो गए। 22 लैंग्वेज जो है हमारी संविधान में ऐड हो गए। कौन से अमेंडमेंट में? 92 में। तो ये पूछता है। फिर आते हैं 95th अमेंडमेंट 2009, 95वां अमेंडमेंट है, 2009 में हुआ। तो ये क्या हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये 2020 से लिंक है, तो जिसकी संभावना है कि ये एग्ज़ाम में आएगा। इसमें क्या किया गया है कि जो SC/ST का लोकसभा एंड राज्य की जो विधानसभा में है सीट जो रिजर्व होती है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 10 साल के लिए। कब तक? 2020 तक। 2020 तक SC/ST और एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो सीट रिजर्व होती हैं वो उसको एक्सटेंड किया गया था। तो आप ये देख रहे हैं कि एक्सटेंड किया गया था 2020 तक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2020 में ही एक नया अमेंडमेंट हुआ। तो ये मैं अभी आगे बताता हूँ आपको। तो इसमें हो गया। और एंग्लो इंडियन, जैसा कि आपको पता है कि 2 सीट लोकसभा में रिजर्व रहती है एंग्लो इंडियन के लिए। तो ये हमेशा पूछता था कि एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में कितनी सीट रिजर्व होती है? 2। तो ये 95th इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे 95th के बाद 100th अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट है। तो ये आपका अमेंडमेंट जो है ये इंडिया एंड पाकिस्तान नहीं है, ये है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री को कुछ शेयर के एक्सचेंज हुआ। 100th अमेंडमेंट, 100वां अमेंडमेंट हुआ। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ जो क्षेत्र थे, मतलब बॉर्डर के आसपास के गांव को एक्सचेंज किया गया और ये 100th अमेंडमेंट बना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे गांव हमने उनको बांग्लादेश को दे दिए और हमने बांग्लादेश से हमारे कुछ गांव हमारे बॉर्डर में आ गए। अब आते हैं 101, 101 अमेंडमेंट। ये तो इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आप जानते हैं 101 अमेंडमेंट 101वां अमेंडमेंट 2016 में हुआ। और इससे क्या हुआ, गुड एंड सर्विस टैक्स GST को ऐड किया गया। GST को ऐड किया गया, जैसा कि आप जानते हैं GST ने क्या किया कि सभी इनडायरेक्ट टैक्स को, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटा के एक सिंगल टैक्स GST बना, GST। तो ये GST किस अमेंडमेंट के तहत ऐड हुआ? 101, 101वां अमेंडमेंट के तहत ये ऐड हुआ। और GST को जानते हैं कि आप कि ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स की जहाँ ले लिया, इससे क्या हुआ, 3 तरह की टैक्स इसमें बनी। एक जानते हैं कि आप, एक है सेंटर का CGST, एक है स्टेट का SGST और एक है IGST जो है इंटीग्रेटेड, जो इन 3 तरह के टैक्स स्लैब में 3 तरह के टैक्स थे, सेंटर, स्टेट और इंटीग्रेटेड। तो आप जानते हैं GST को 4 स्लैब में बांटा गया है। तो GST जो है 101वां अमेंडमेंट 2016 में लागू हुआ। तो अब आइए पढ़ते हैं 102nd अमेंडमेंट। तो 102nd अमेंडमेंट जो है ये आपका 102nd अमेंडमेंट देख लीजिए। 102nd अमेंडमेंट जो है आपका 2018 में हुआ। 102वां अमेंडमेंट जो है 2018 में हुआ। इसके तहत जो है NCBC
जो है बैकवर्ड क्लास के लिए एक जो है कमीशन बनाया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए एक कमीशन बनाया गया। इसके जो है बैकवर्ड क्लास को मतलब उनमें भी एक बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था बना दी गई, ताकि यदि ओबीसी में भी यदि जो रिजर्वेशन मिला है उसको सब डिवीज़न हो सके, उसका निर्माण इसलिए किया गया। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछता है कि इसके कमेटी के जो अध्यक्ष बने कौन बने। तो आप ये जानिए कि जो इसके अध्यक्ष बने उनके पहले वर्ड है भगवान। तो मैं इसको ट्रिक देखिए कि जो कमीशन के जो अध्यक्ष बने वो भगवान थे, भगवान साहनी ऐसे नाम में कुछ है। तो भगवान जो है वर्ड आया, तो आप कभी भी पूछेगा कौन बने, भगवान वर्ड हाँ आपने देखा तो वहाँ टिक मार देना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा है और याद कैसे रहेगा कि भगवान वर्ड से ये कमीशन बना। अब आते हैं हमारे 103rd अमेंडमेंट, जो कि रिसेंटली था अमेंडमेंट। और इसमें क्या हुआ, 103rd अमेंडमेंट 2019 में हुआ। आप जैसा कि पता है कि इसके तहत 10% रिजर्वेशन जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली रूप से वीकर सेक्शन है उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया। तो ये 103rd अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये अभी रिसेंट लिखा है। एक लास्ट अमेंडमेंट है जो कि अभी हुआ है 104th अमेंडमेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी 2020 में ही इसको पारित किया गया है। जैसा कि आप बता दूं कि जो 104th अमेंडमेंट 2020 है इसमें क्या हुआ। जैसा कि हमने बताया था कि 95th अमेंडमेंट के तहत SC/ST को लोकसभा में और एंग्लो इंडियन को लोकसभा और स्टेट की असेंबली में सीट का रिजर्वेशन मिला हुआ है, वो 2020 तक था। तो 2020 में ये 26 जनवरी 2020 तक पूरा हो गया था। तो उसको एक्सटेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने 104th अमेंडमेंट किया। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुआ कि जो एंग्लो इंडियन है उनकी सीट को हटा दिया गया। अब एंग्लो इंडियन ना तो लोकसभा में ना तो स्टेट की असेंबली में सीट रहेगी, बस इन्होंने SC/ST की जो सीट रिजर्व है उसको बढ़ा दिया। कब तक, 2030 तक के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये 2020 में था तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अभी जनवरी 2020 में हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा कि कितने इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुए। तो 51st अमेंडमेंट इम्पॉर्टेंट है, 42nd इम्पॉर्टेंट है, 44th इम्पॉर्टेंट है, 61st इम्पॉर्टेंट है, और आपका 74th इम्पॉर्टेंट है, आपका 86 इम्पॉर्टेंट है, 73 भी इम्पॉर्टेंट है, 95th इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद 101 इम्पॉर्टेंट है, 102, 103 एंड 104। तो इतने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं। आप इसको डिटेल में भी गूगल पर दे सकते हैं और इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, पर एग्ज़ाम में ज़्यादा चांस यही है। तो आप इन्हीं को बस आप देख लीजिएगा, आपको उसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा, और यदि आपको मेरा बारे में मेरे वीडियो में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसको कमेंट करिए, बताइए कि कहाँ गलती है। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियो बना सकूँ। चलिए, गुड बाय, जय हिंद।